रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे आज के सबक का उन्वान है चच्चा छक्कन ने धोबन को कपड़े दिए, जो कि सैयद इम्तियाज अली ताज की मशहूर मज़ाहिया तहरीर है। सैयद इम्तियाज अली ताज 1900 ईस्वी में लाहौर में पैदा हुए, जबकि आपका इंतकाल 1970 ईस्वी में हुआ, जब एक नामालूम शख्स ने आपको कत्ल कर दिया। इम्तियाज अली ताज ने ज्यादातर ड्रामे लिखे और उनके ड्रामों में तमाम तर लसानी खूबियां मौजूद हैं। आपकी तहरीरें सादा और बेतकल्लुफ होती हैं। इसके साथ साथ आप अपनी तहरीरों में अल्फाज का निहायत मौजूद चुनाव करते हैं। आपके ड्रामों की जुबान रवां और सलीस है। इसके साथ साथ आपके किरदार निगारी और मुकालमा निगारी निहायत उम्दा है। यानी जो ड्रामे आपने तहरीर किए, उन ड्रामों में जो आपने किरदार तख्लीक किए और उन किरदारों की तख्लीक के बाद उनकी जुबान से जो मुकालमे अदा करवाए, वो निहायत उम्दा है। इसके साथ साथ आप अपनी तहरीरों में या आप अपने ड्रामों में वाक़यात और मुकालमों के जरिए मज़ाह पैदा करते हैं। यही वजह है कि आपके मज़ाह में कहीं पे भी कोई भी तकल्लुफ दिखाई नहीं देता। आपकी अहम तसानीफ में अनारकली, चच्चा छक्कन, आराम व सुकून और तालीम बालगा शामिल हैं। इन 4 तसानीफ में से 3 तसानीफ यानी अनारकली, आराम व सुकून और तालीम बालगा आपके मशहूर ज़माना ड्रामे हैं, जबकि चच्चा छक्कन आपके मज़ाहिया स्केच है और ये बच्चों और बड़ों में यकसा मकबूल हैं। चच्चा छक्कन सैयद इम्तियाज अली ताज का मशहूर ज़माना मज़ाहिया किरदार है, जो कि क़ारीन में अपनी उल्टी सीधी हरकतों की वजह से निहायत मकबूल है। चच्चा छक्कन को हर किसी के काम में मुदाखलत करने की आदत है और वो हर काम जल्दबाजी में करने के आदी हैं। काम के बारे में दुरुस्त मालूमात ना होने की वजह से और हर काम में जल्दबाजी करने की वजह से आप हर मर्तबा काम बिगाड़ देते हैं। काम करने की कोशिश में चच्चा छक्कन जो उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, यही चीजें तहरीर में मज़ा का सबब बनती हैं। जो सबक हम आज पढ़ने जा रहे हैं, उसका मरकजी ख्याल यह है कि जल्दबाजी का अंजाम बुरा होता है और बदहवासी में किए जाने वाले काम फायदे के बजाय नुकसान का सबब बनते हैं। अब हम सबक की शुरुआत करते हैं। मुश्किल अल्फाज के मानी आपकी आसानी के लिए दाएं हाथ पर तहरीर कर दिए गए हैं, ताकि आप इन्हें अपनी आसानी के लिए अपनी किताबों पर नोट कर सकें। इसके साथ साथ इन मुश्किल अल्फाज की वजाहत सबक पढ़ाने के दौरान भी कर दी जाएगी। चच्ची 1-2 बार नहीं, 20 मरतबा यानी बहुत मरतबा चच्चा छक्कन से कह चुकी हैं कि बाहर तुम्हारा जो जी चाहे किया करो, मगर खुदा के लिए घर के किसी काम में दखल ना दिया करो। यानी घर के किसी काम में मुदाखलत ना किया करो। आप भी हलकान होते हो, दूसरों को भी हलकान करते हो। यानी खुद भी घर के कामों में मुदाखलत करके आप थक जाते हो, परेशान हो जाते हो और दूसरों को भी परेशान करते हो। सारे घर में एक हड़बड़ी सी पड़ जाती है। हड़बड़ी, जल्दबाजी मच जाती है, परेशानी फैल जाती है। मेरा दम उलझने लगता है, यानी मेरा दिल घबराने लगता है इतनी जल्दी देखकर। और फिर तुम्हारे काम में मैंने नुकसान के सिवा कभी फायदा होते भी तो नहीं देखा। यानी तुम जो काम करते हो, उस काम में मैंने आज तक फायदा होते हुए नहीं देखा, बल्कि वो काम हमेशा नुकसान का सबब ही बनता है। तो ऐसा हाथ बटाना भला मेरे किस काम का? तो ऐसी मदद मेरे किस काम की जो मुझे फायदे के बजाय नुकसान दे? चच्चा इस कदर नाशनासी से खिंच जाते हैं। यानी चच्चा अपनी इस हद तक एक तरीके से समझ लें कि उनकी कदर ना करने पर चच्चा अपनी इस कदर नाकदरी पर बुरा मान जाते हैं या नाराज हो जाते हैं। चिढ़कर कहते भी हैं, यानी गुस्से से कहते भी हैं, भला साहिब कान हुए, फिर कभी आपके काम में दखल दिया
तो जो चोर की सजा वो हमारी सजा। यानी मैं तौबा करता हूँ, आइंदा मैं आपके किसी काम में दखल नहीं दूंगा। अगर मैं आपके किसी काम में दखल दूं तो जो चोर को सजा दी जाती है वही सजा मुझे भी दी जाए। लेकिन दखलदल माकूलात का उन्हें कुछ ऐसा ला इलाज मर्ज है कि जहां कोई मौका मिला फिर लंगोट कस तैयार। यानी दूसरों के काम में मुदाखलत करने का, दखल देने का उन्हें एक ऐसी बीमारी हो चुकी है कि जहां भी उन्हें कोई मौका मिलता है वो एक मर्तबा फिर तैयार हो जाते हैं उस काम में मुदाखलत करने। आज ही दोपहर की सुनिए। चच्ची का जी अच्छा ना था, गला आ गया था। यानी चच्ची की तबीयत ठीक नहीं थी, उनका गला खराब था। उसकी वजह से हल्की हल्की हरारत भी थी, उसकी वजह से उन्हें हल्का हल्का बुखार भी हो रहा था। मुंह सर लपेटे दालान में पड़ी थी कि धोबन कपड़े लेने आ गई। अब दालान उस बड़े और लंबे कमरे को कहा जाता है जिसके मेहराबदार दरवाजे होते हैं। चच्ची उस कमरे में लेटी हुई थी कि धोबन कपड़े लेने आ गई। चच्ची ने कहा, बरीठन, आज तो मेरा जी अच्छा नहीं, कल या परसों आ जाइयो तो मेले कपड़े दे दूंगी। अब चच्ची ने उसे धोबन से कहा कि आज तो मेरी तबीयत ठीक नहीं, तुम कल या परसों आ जाना तो मेले कपड़े तुम्हें दे दूंगी। धोबन का काम था मेले कपड़े उनसे जमा करके ले जाना और धुलाई करने के बाद घर वापस ला देना। धोबन बोली, बीवी जी, बरेठा आज भट्टी चढ़ा रहा है था। यानी धोबन अपने शोहर के लिए कहती है, धोबी के लिए कहती है कि वो आज रात भट्टी चढ़ा रहा है। कपड़े मिल जाते तो 8वें दिन में दे जाती, नहीं तो वही 10-15 दिन लग जाएंगे। यानी धोबी कपड़े धोने के लिए जो एक आग जलाते हैं, पानी उबालते हैं और बड़े पैमाने पे कपड़ों की धुलाई का काम किया जाता है, वही मिसाल देती है धोबन कि मेरा जो शोहर है या जो धोबी है वो आज रात छू के भट्टी जला रहा है। अगर आज रात आप मुझे कपड़े दे दें तो मैं आपको 1 हफ्ते में दे जाऊंगी, अगर आप आज नहीं देंगी तो फिर मुझे 2 हफ्ते लग जाएंगे। चच्ची ने कहा, अब जो हो सो हो। चच्ची कहती हैं, अब जो भी हो, जितने भी दिन लग जाएं, मुझ में तो उठकर कपड़े देने की हिम्मत नहीं। यानी मेरी तो तबीयत ठीक नहीं, मैं कपड़े नहीं दे सकती। चच्चा छक्कन परले दालान में बैठे मियाँ मिट्ठू को सबक पढ़ा रहे थे। अब आपको मैंने बताया कि चच्ची उसी बड़े कमरे में जिसमें वो लेटी हुई थी, जिसमें मेहराबदार दरवाजे होते हैं, उसी के किसी एक कोने में, दूर दराज कोने में चच्चा छक्कन बैठे हुए थे और मियाँ मिट्ठू को सबक पढ़ा रहे थे। कहीं चच्ची की बात सुन पाई, कहीं उनके कानों में चच्ची की आवाज चली गई। उन्हें ऐसे मौके अल्लाह दे झट इधर आ पहुंचे। यानी उन्हें तो ऐसे मौके चाहिए होते थे कि किसी बात का पता लगे, वो किसी के काम में मुदाखलत करने पहुंच जाए। लिहाजा वो फौरी तौर पर उठे और चच्ची जान के पास पहुंच गए और बोले, क्या बात है, कपड़े देने हैं धोबन को, हम दिए देते हैं। यानी क्या आप धोबन को कपड़े देना चाहती हैं? अगर आप धोबन को कपड़े देना चाहती हैं और दे नहीं पा रही क्योंकि आपकी तबीयत ठीक नहीं, तो कोई बात नहीं, मैं दे देता हूँ। चच्ची बोली, ए खुदा के लिए तुम रहने दो, यानी तुम छोड़ दो, ये काम मत करो, हड़कम डालोगे, यानी हंगामा मचा दोगे, उधम मचा दोगे सारे घर में। पहले ही मेरा जी अच्छा नहीं है, कल परसों अल्लाह चाहे तो मैं आप उठकर दे दूंगी। यानी वो कहती है तुम घर में एक शोर शराबा मचा दोगे और मेरी तबीयत वैसे भी ठीक नहीं है, तो आज का दिन छोड़ दो, 1 या 2 दिन में मेरी तबीयत जब ठीक हो जाएगी तो मैं खुद ही उठकर कपड़े दे दूंगी। चचा कब रुकने वाले हैं भला? यानी चचा किसी के रोकने से रुकते हैं? अल्लाह जाने काम ही का जुनून है या घर के काम से तबीयत को खास मुनासिबत है। यानी कुछ मालूम नहीं कि उन्हें काम करने का एक जज्बा है, जोश है, या पागलपन की हद तक शौक है, या उनको घर के कामों से बेतहाशा लगाव है, या रोक दिए जाने में उन्हें अपने सलीके और सुघड़ापे की तौहीन नजर आती है, या फिर अगर उन्हें रोका जाए तो उन्हें महसूस होता है कि जो उनके अंदर एक सलीका है, जो एक करीना है काम करने का, उसकी किसी शख्स ने तौहीन कर दी है। लिहाजा वो साबित करने पे तुल जाते हैं कि अब वो ये काम करके अपने सलीके को मनवा के रहेंगे। फौरी तौर पे बोले, वाह भला, कोई बात है, ये ऐसा काम ही क्या है, अभी निपटाए देते हैं। यानी बोले, ये कौन सा इतना बड़ा काम है, मैं ये काम अभी मुकम्मल कर देता हूँ। चच्ची जानती है वक्त पर चचा कब किसी की सुनते हैं। चच्ची को मालूम है कि वो जितना भी रोक लें, चचा उनकी नहीं सुनेंगे।
लिहाजा वो तो बड़बड़ाती हुई यानी मुंह ही मुंह में बोलती हुई करवट लेके लेट जाती हैं और चचा चले धोबन को कपड़े देने। चची टोक चुकी थी यानी मना कर चुकी थी, इसलिए आपने ना तो किसी मुलाजिम को आवाज दी, ना किसी बच्चे को बुलाया, ना किसी से ये पूछा कि किसके कपड़े कहाँ पड़े हैं। खुद ही घर के जाले लेने शुरू कर दिए, यानी खुद ही घर में तलाश करना शुरू कर दी। जो कपड़ा नजर आया खुद ही आंखों के सामने तान कर परखा, यानी अपनी आंखों के सामने फैलाकर देखा, सोचा या नीचे फैलाकर देख लिया। कम वक्त पता भी तो नहीं चलता कि पहनने का कपड़ा है ये झाड़न बन चुका है। अब कपड़े को देखकर अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस कपड़े की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि महसूस नहीं होता कि किसी ने ये कपड़ा पहन के गंदा किया है या इस कपड़े से घर की सफाई की गई है। चमारों के बच्चे भी तो इससे अच्छी तरह कपड़ा पहनते होंगे, यानी अपने बच्चों को बुरा भला कह रहे हैं और गंदे गलीज मोची के बच्चों से तशबीह देते हुए कह रहे हैं कि वो भी इनसे बेहतर तरीके से कपड़े पहनते होंगे। किसी कपड़े को छोड़ा, किसी को बगल में दबाया, कहीं झुककर चारपाई के नीचे झांका, कहीं एड़ियां उठाकर अलमारी के ऊपर नजर डाली। मालूम होता था कि आज चचा ने कसम खा ली है कि जो काम होगा आप ही करेंगे। यानी किसी कपड़े को छोड़ते, किसी को बगल में डालते, कभी चारपाई के नीचे झुक के कपड़े ढूंढते, कभी अलमारी के ऊपर कपड़े ढूंढते। लेकिन उन्होंने अपनी बीवी के मना करने के बाद ये कसम खा दी थी कि आज वो तमाम काम खुद करेंगे और शोर शराबा नहीं करेंगे, किसी को आवाज नहीं देंगे। लेकिन आखिर कब तक? चचा छक्कन के लिए तो अल्लाह मियां बहाने पैदा कर देते हैं, लेकिन आदत से मजबूर थे। कपड़ों की तलाश में असबाब की कोठरी में गए थे, यानी जो स्टोर रूम होता है सामान रखने की जगह। उसमें वो जैसे ही जाते हैं कि 5 मिनट बाद अंदर से आवाजें आनी शुरू हो गई। लीजिए साहब, हस्बे मामूल सारा घर चचा मियाँ के घर जमा हो गया और आपने सुनाने शुरू कर दिए अपने अहकाम, आपने सबको हुक्म देना शुरू कर दिया। अब खड़े मेरा मुंह क्या तक रहे हो, जमा करो मेरे कपड़े, पर देखो रह ना जाए कोई। एक एक कोना देख लीजिए, दालान में ढेर लगा दो सबका। बंधु, तू हमारे कमरे में से मेरे कपड़े समेट ला। 2-3 जोड़े तो चारपाई के नीचे हिफाजत से लिपटे रखे हैं, वो लेता आइयो। और सुनना, वो छट्टन या बहू का एक कुर्ता बांस पर लिपटा हुआ कोने में रखा है, परसों कमरे के जाले उतारे थे हमने, वो भी खोलता लाइयो। और देख, हवा के घोड़े पर सवार है कमबख्त, पूरी बात एक मर्तबा नहीं सुन लेता। एक बनियान हमारा आतिशदान में रखा है, बूट पहुंचे थे उससे, वो भी लेता आना। जा भाग कर जा। इमामी, तू बच्चों के कपड़े जमा कर, हर कोने और ताक को देख लीजिए। ये बदमाश कपड़े रखने को नई से नई जगह निकालते हैं। अब देखिए कितनी खूबसूरत वो जगह बताते हैं कि कहाँ कहाँ से कपड़े लाएं। यानी वो कहते हैं 2-3 गंदे कपड़े उन्होंने गंदे जोड़े हिफाजत से चारपाई के नीचे संभाल के रखे हैं, वहां से लेकर आ जाए। इसके साथ साथ वो कहते हैं कि एक कुर्ता बांस पर लिपटा हुआ कोने में रखा हुआ है, क्योंकि उस बांस से उन्होंने जब जाले उतारे थे कमरे के, तो उस बांस पर कोई गंदा कपड़ा बांधने के बजाय, कोई साफी बांधने के बजाय उन्होंने बहू का कुर्ता बांध दिया था, तो कहते हैं वो भी लेता आना। इसके साथ साथ कहते हैं कि जो आतिशदान है जहां पर आग जलाई जाती है सर्दी के मौसम में, कहते हैं उसमें मेरी एक बनियान रखी है, उससे मैंने अपने बूट साफ किए थे, वो भी लेता आना। नौकर रवाना हुए तो बच्चों की बारी आ गई। कहाँ गए ये सब के सब? ओ छुट्टन, लीजिए मुलाहिजा फरमाइए आपकी सूरत। अरे ये क्या हाल बनाया है, कोयलों में कहाँ जा घुसा था? उतार अपने कपड़े, नए कपड़े फिर मिलेंगे, पहले मेरे कपड़े यहाँ ला कर रख। यानी उसे कहते हैं कि ये कपड़े गंदे हो गए, ये उतार कर मुझे दे दो, लेकिन उसे दूसरे कपड़े पहनने के लिए नहीं दे रहे। वो कहते हैं ऐसे ही मुझे ला कर दे दो, बाद में कपड़े नए दे दूंगा। और ये बन्नो किधर गई? मैं कहता हूँ आखिर ये मर्ज क्या हो गया है तुम लोगों को, जहां काम की सूरत देखी खिसक जाने की ठहरा ली। यानी कहते हैं कि मैं आवाजें दे रहा हूं, तुम्हें क्या बीमारी हो गई है कि जब भी तुम काम देखते हो फौरी तौर पर वहां से चुप करके भाग जाते हो। चलो अंदर, एक कागज और पेंसिल ला कर दो हमें, आखिर लिखे भी जाएंगे कपड़े या नहीं। लल्लू, तुम बिस्तरों में से मेरी चादरें और तकियों के गलाफ निकाल लो। यानी लल्लू को जिम्मेदारी देते हैं कि बस बिस्तरों की मेरी चादरें उतार के तकियों के गलाफ ले आओ। यानी कोई काम भी खुद करने के बजाय वो पूरे घर को चीख चीख के हुक्म देना शुरू करते हैं। एक काम एक को कहते हैं, दूसरा काम दूसरे को कहते हैं, तीसरा काम तीसरे को कहते हैं।
اور حد یہ ہے کہ زیادہ تر کام وہ چھوٹے بچوں کو دیتے ہیں جنہیں کام کرنے کا طریقہ اور سلیقہ ہی نہیں ہوتا۔ اب حالت کیا ہوتی ہے اس کے بعد؟ گھر سے ایک 5 منٹ میں گھر کی یہ حالت ہو گئی گویا آنکھ مچوری کھیلی جا رہی ہو، یعنی محسوس نہیں ہوتا تھا کہ گھر میں کوئی کام ہو رہا ہے، بلکہ ایسا شور شرابہ مچ گیا گویا کوئی کھیل تماشا ہو رہا ہے۔ کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر، کوئی چارپائی کے نیچے سے نکل رہا ہے، کوئی کونے جھانکتا پھر رہا ہے، کسی نے لپٹے ہوئے بستر سے کشتی شروع کر رکھی ہے، کوئی کپڑے اتار تولیہ لپیٹے بھاگا جا رہا ہے، بھاگا جا رہا ہے۔ ساتھ ساتھ چچا کے نعرے بھی سننے میں آ رہے ہیں، ارے آئے، ابے لائے۔ سب کے ہاتھ پاؤں پھول رہے ہیں، سٹی گم ہے، یعنی سب کے ہوش اڑے ہوئے ہیں اور سام خطا ہیں اور ایک دوسرے کو ٹکرے لگ رہے ہیں۔ کوئی 8 گھنٹے کی محنت سے سارے کپڑے دالان میں جمع ہوئے، نوکر اور بچے کپڑوں کے ڈھیر کے گرد دائرہ باندھے کھڑے ہیں، یعنی سب کے سب ادھر جمع ہیں۔ صورتیں سب کی ایسے ہیں، یعنی ان کے سب کے چہرے ایسے ہیں گویا سوانگ بھر رکھا ہے، گویا بھیس بدلا ہوا ہے۔ یہ ایک محاورہ ہے، بھیس بدلا ہوا ہے، یعنی اس حد تک ان کے چہرے پہ گندگی لگ چکی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے جان بوجھ کے اپنا حلیہ تبدیل کر رکھا ہے۔ کسی کے منہ پر مٹی پڑی ہے، کسی کے بال مٹیالے ہو رہے ہیں، یعنی میلے ہو رہے ہیں مٹی لگ کر، کسی کے کپڑوں پر جالے لگے ہوئے ہیں۔ چچا چارپائی پر بیٹھے ایک ایک کپڑے کا معائنہ فرما رہے ہیں، یعنی ایک ایک کپڑے کو غور سے دیکھ رہے ہیں، ہر کپڑے کو انگلی کے سروں سے اٹھا کر دیکھتے ہیں۔ کبھی بچوں کو کوستے ہیں، یعنی برا بھلا کہتے ہیں کہ کم بختوں کو کپڑا پہننے کا سلیقہ بھی نہیں آتا، یعنی کہتے ہیں کہ بچوں نے کتنے گندے طریقے سے یہ کپڑے پہنے ہیں، اتنے میلے کر دیے ہیں۔ کبھی دھوبن کو ڈانٹتے ہیں کہ خبردار جو ایک داغ بھی باقی رہا۔ کبھی وہ دھوبن کو یہ کہتے ہیں کہ تم پچھلی مرتبہ بھی کپڑے اچھے دھو کر نہیں لائی تھی، اس وجہ سے یہ کپڑے زیادہ گندے ہیں، لہٰذا اس مرتبہ ایک داغ بھی باقی نہیں رہنا چاہیے۔ کہیں بیچ میں وہ بنیان بھی ہاتھ میں آ گیا جسے آپ نے بوٹ پہنچے تھے، یعنی جس کے بارے میں انہوں نے پہلے ہمیں بتایا تھا پچھلے صفحے میں کہ انہوں نے اپنے بوٹ صاف کیے تھے ایک بنیان سے، وہ بھی درمیان میں آ جاتا ہے۔ خیال نہ رہا کہ یہ اپنی ہی کاروائی ہے، سب کے بیچ میں بیٹھ کے باتیں کرتے ہوئے انہیں یاد نہیں رہتا کہ یہ کارنامہ انہوں نے خود کیا تھا۔ برس پڑے، غصے سے بولنے لگے، اب دیکھو تو اس کی حالت، یہ انسانوں کا کرتا ہوا معلوم ہوتا ہے، اللہ جانے بد تہذیب کہاں کہاں رک جاتے ہیں، کیونکہ اچانک ان کو داغ دیکھنے پر اچھی طرح سے یاد آ جاتا ہے کہ یہ بنیان تو ان کے اپنے کمرے کے آتش دان میں سے برآمد ہوا ہوگا، انہوں نے خود ہی گندا کیا ہے، لہٰذا وہ فوراً اسے کپڑوں میں ملا دیتے ہیں اور بولتے ہیں چلو اب جو ہے سو ہے، لو اب کپڑوں کو الگ الگ کرو کہ کون سا کپڑا کس کا ہے۔ 10 ہاتھ کپڑے الگ الگ کرنے میں مصروف ہو گئے، یعنی وہاں پر جو 5 لوگ موجود تھے ہر ایک نے ایک ساتھ کپڑے الگ کرنا شروع کر دیے۔ اب ہر ایک کو اپنی کارگزاری دکھانے کا خیال تھا، یعنی ہر ایک چاہتا تھا کہ میں سب سے پہلے اپنے کپڑے الگ کر لوں۔ تو ہوا کیا کہ ایک ساتھ جب اتنے سارے ہاتھوں نے کپڑے الگ کرنے شروع کر دیے تو کھینچا تانی شروع ہو گئی۔ اب دھوبن چیخ رہی ہے، اے میاں جانے دو، اے بھائی رہنے دو، میں ابھی آپ الگ الگ کر دوں گی۔ مگر بچے کہاں سنتے ہیں، کوئی کہتا ہے یہ میری قمیص ہے، کوئی کہتا ہے تمہاری کہاں سے آئی، یہ تو میری ہے۔ کسی کا کوٹ پر جھگڑا ہے، کسی کا واسکٹ پر، کوئی کرتے کی ایک آستین کھینچ رہا ہے، کوئی دوسری، کسی کی پاجامے کے پائچوں پر رسا کشی ہو رہی ہے، یعنی کھینچ رہے ہیں۔ کپڑے چرر چرر پھٹ رہے ہیں، یعنی وہ ایک دوسرے سے جو کپڑے کھینچ رہے ہیں تو کپڑے پھٹتے جا رہے ہیں۔ چچا سب کے ناموں کی فہرست بنانے میں مشغول ہیں، یعنی چچا صرف بڑے آرام سے بیٹھ کے وہ لسٹ بناتے جا رہے ہیں، فہرست بناتے جا رہے ہیں، بیچ میں سر اٹھا اٹھا کر ڈانٹے بھی جا رہے ہیں۔ پھاڑ دیا نا، اب کے بنانے کا کہیو کوئی نیا کپڑا جو ٹاٹ کے کپڑے نہ بنا کر دیے ہوں۔ ٹاٹ کے کپڑے یعنی جو سن کا بنا ہوا ایک کپڑا، سستا سا کپڑا ہوتا ہے، اس کپڑے کے بارے میں کہتے ہیں کہ اب اگر کسی نے کوئی کپڑے پھاڑے ہو نا، تو اب مجھے کوئی نیا کپڑا بنانے کا کہے گا تو میں ٹاٹ کے کپڑے بنا کے دوں گا۔ عام سے کپڑا ہوتا ہے، غریب استعمال کرتے ہیں، بے تحاشا غریب لوگ۔ چلے جاؤ سب یہاں سے، ہم اکیلے سب کام کر لیں گے۔ بچوں اور نوکروں کا قافلہ رخصت ہوا، جب وہ سب کو ڈانٹتے ہیں تو بچے اور نوکر وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اب آپ دھوبن کے ساتھ مل کر فہرست بنانا شروع کرتے ہیں، اسے ہدایت دیتے ہیں کہ دیکھو ہم پوری فہرست بنائیں گے کپڑوں کی، سب کے کپڑے جدا جدا لکھوانے ہوں گے اور ساتھ ہی بتانا ہوگا کہ اتنے کپڑے گرم ہیں، اتنے ریشمی اور اتنے سوتی۔ یعنی فہرست بنانے سے پہلے وہ دھوبن کو یہ ہدایت دیتے ہیں کہ میں پوری فہرست بناؤں گا اور ہر شخص کا نام لکھ کر اس کے کپڑے الگ الگ لکھوں گا۔
और साथ में तुम्हें ये भी बताना पड़ेगा कि इनमें से कितने कपड़े गर्म हैं, कितने रेशमी और कितने सूती हैं। इस पर धोबन बोलती है, यूं ही तो हमेशा लिखे जाते हैं। यानी वो कहती है, आप कोई नई बात तो नहीं कर रहे, नया काम तो नहीं कर रहे, हम तो हमेशा कपड़े ऐसे ही लिखते हैं। चचा को अपनी इस काबिले कदर और मोहतरम बिशान तजवीज की दाद न मिली तो आप धोबन से चिढ़ गए। यानी चचा को जब अपनी इस कीमती और शानदार इंतजामी तजवीज पर कोई तारीफ वसूल ना हुई तो आप धोबन से नाराज हो गए। पगली कहीं की, यानी कहते हैं तुम तो पागल हो, हर रोज तो घर में हुल्लड़ मचा रहता है। यानी कहते हैं हर रोज तो घर में एक शोर शराबा मचा रहता है कि उसकी कमीज बदल गई, उसका पजामा नहीं मिलता, और कहती है कि यूं ही लिखे जाते हैं कपड़े। यूं किसी को लिखना आता तो ये रोज रोज की झकझक क्यों हुआ करती। यानी कहते हैं तुम मुझे कह रही हो कि कपड़े हमेशा लिख कर लेकर जाती हो, वजाहत से लेकर जाती हो, तो घर में रोजाना हुल्लड़ क्यों मचा रहता है, शोर क्यों मचा रहता है। कभी किसी की कमीज नहीं मिलती तो कभी किसी का पजामा नहीं मिलता, और तुम कहती हो कि कपड़े तुम इसी तरह लिख कर जाती हो। अगर तुम लोगों को कपड़े इस तरह लिखने आते तो रोजाना ये बकबक ना होती, ये वाहियात बातें ना होती। धोबन चुपकी हो रही, धोबन बेचारी चुप हो गई। कपड़े गिनने शुरू कर दिए, पर अब पहले ही कपड़े पर नई बहस छिड़ गई। धोबन कहे कि कमीज छटन मियाँ की है ये। अब चूंकि वो जो लिस्ट बना रहे थे, जो फेरिस्त बना रहे थे, उसमें वो ऊपर एक शख्स का नाम लिखते थे और नीचे उसके कपड़े लिखे जाते थे। अब एक कमीज पे झगड़ा शुरू हो गया, या बहस कह दीजिए कि बहस शुरू हो गई धोबन और चचा छक्कन के दरमियान कि ये कमीज छटन मियाँ की है। धोबन कहती थी कमीज छटन मियाँ की है। चचा मुसर हैं, इसरार कर रहे हैं कि नहीं ये तो कमीज बन्नों की है। धोबन कहती है मैं क्या पहली बार कपड़े ले जा रही हूँ, इतनी भी पहचान नहीं मुझको। यानी धोबन कहती है आपके घर के कपड़े मैं ही धोती हूँ और मैं हर मर्तबा लिखती हूँ ये कमीज छटन मियाँ ही की है। लेकिन चचा कहते हैं अहमक कहीं की, कपड़ा बाजार से लाते हैं हम, सिलवाते हैं हम, रोज बच्चों को पहने हुए देखते हैं हम, और पहचान तुझे होगी। यानी वो कहते हैं कपड़ा मैं लाया हूँ, मैंने सिलवाया है, मैं बच्चों को पहना हुआ रोज देखता हूँ, तो तुमसे ज्यादा मुझे पहचान है। अब शहादत के लिए बंधु को बुलवाया गया जो मुलाजिम था गवाही देने के लिए। चचा ने उसे पूछा ये कमीज बन्नों ही की है ना। बंधु की क्या मजा कि मियाँ की तरदीद करे। यानी उसे पता था कि कमीज बन्नों की नहीं है, लेकिन वो बेचारा डर रहा था कि अगर मैंने इनकार कर दिया तो ये मुझे डांटेंगे। लिहाजा वो डरता डरता बोला मालूम तो कुछ उन्हीं की सी होती है, पर वो आप ही ठीक ठीक बताएंगी। कहते हैं यानी मुझे वो अपनी जान छुड़ाने के लिए झूठ बोल देता है कि मुझे लगता है ये उनकी ही है, लेकिन वो खुद ही ठीक बता सकती हैं। बन्नों की तलबी हुई, यानी बन्नों को बुलवाया गया। वो आते ही बोली वाह ये फटी पुरानी कमीज मेरी क्यों होती, छट्टन ही की होगी। यानी वो आते साथ ही देखते साथ इनकार कर देती है कि ये फटी पुरानी कमीज मेरी नहीं, मैं अपने कपड़े ऐसे इस्तेमाल नहीं करती, ये कमीज छुट्टन ही की होगी। लिहाजा वो जो धोबन के बारे में बताया जा रहा है ना कि वो छुट्टन मियाँ की कमीज कह रही थी, वो ठीक है। धोबन को चचा के मिजाज की कैफियत क्या मालूम, यानी धोबन को क्या अंदाजा था कि चचा किस तरीके से सोचते हैं या कैसे हर बात कह देते हैं। वो उस बेचारी के मुंह से निकल गया, कह बैठी मैं ना कहती थी। यानी उसने कह दिया कहते कि मैं कह नहीं रही थी कि कमीज छुट्टन मियाँ की है। चचा को आग लग गई, उन्हें सब गुस्सा आ गया। ओलिया की बच्ची है ना ये तो, यानी वो कहता है कि ये तो किसी नेक शख्सियत की औलाद है, इन्हें क्यों ना मालूम होगा, तभी इन्हें मालूम है। मुंह फट बदतमीज कहीं की, यानी उसे डांट देते हैं, बुरा भला कह देते हैं, कह देते हैं कि आप बदजुबान है। दूसरा धोबी रख लूंगा मैं, उसे कहते हैं कि अगर तुम इसी तरह से बदतमीजी करोगी तो मैं दूसरा धोबी रख लूंगा। कामिल 1 घंटे की मेहनत के बाद कहीं फहरिस्त बनकर तैयार हुई कि कौन सा कपड़ा किसका है। यानी पूरा 1 घंटा जब उन्होंने लगा लिया तब कहीं जाके फहरिस्त तैयार हुई कि कौन सा कपड़ा किसका है और किसके कपड़े कितने हैं। अब जनाब इधर धोबन से कहा गया कि तू सबके कपड़े गिन, उधर अपनी फहरिस्त की मीजान मिलानी शुरू की। यानी जो उन्होंने लिस्ट के अंदर, फहरिस्त के अंदर जो कपड़े लिखे थे उन सबको जमा करना शुरू कर दिया। वो दूसरी तरफ उन्होंने धोबन से कहा कि अब जितने कपड़े आपके पास मौजूद हैं आप उन सबको गिनना शुरू कीजिए। धोबन गिनती है तो 59 बनते हैं, यानी 59। चचा अपनी मीजान मिलाते हैं तो 61 कपड़े होते हैं, यानी 61। धोबन बार बार कहती है मियाँ ठीक तरह जोड़ो, 59 ही हैं। यानी धोबन बार बार कहती है ये जो आपके 2 कपड़े ज्यादा बन रहे हैं, आप कहीं गलती कर रहे हैं इनको मिलाने में, तो आप सही तरह जमा कीजिए। पर चचा है कि बिगड़े जा रहे हैं, पर चचा है कि उनको और गुस्सा आता जा रहा है। तेरा जोड़ना ठीक और हमारा जोड़ना गलत हो गया। यानी कहते तुम सही जमा कर रही हो और मैं गलत जमा कर रहा हूँ, जाहिल कहीं की। यानी कहते तुम तो अनपढ़ हो, जाहिल हो, मैं पढ़ा लिखा हूँ। उठकर देख नीचे दबाए बैठी होगी।
यानी कहते हैं तुम जिस जगह पे बैठी हो ना, इस जगह तुमने अपने नीचे कपड़े रखे हुए होंगे, उठो, उठ के देखो। धोबन गरीब हर तरफ देखती है, बार बार कपड़े गिनती है, वही 59 निकलते हैं। यानी धोबन बेचारी बार बार इधर उधर देखती है, कपड़ों की गिनती बार बार करती है, लेकिन उसके कपड़े 59 के 59 ही रहते हैं। चचा की नजरों के सामने भी एक बार गिन दिए, यानी चचा को सामने बिठाकर कहती है, चचा ने आप भी एक मर्तबा मेरे साथ मिलकर गिन दें, वही 59 निकले। यानी एक मतलब फिर वही 59 निकलते हैं। धोबन की बात ठीक होती है। आखिर नए सिरे से तमाम कपड़ों का मुकाबला किया गया, यानी दोबारा धोबन से कहा गया कि एक एक कपड़ा बताती जाओ, इसमें से एक तरफ करती जाओ, और चचा ने दोबारा नए सिरे से लिस्ट में एक एक चीज से उसको मैच किया, चेक किया, मवाजना किया। कोई घंटा भर की तहकीक के बाद, यानी पूरा 1 घंटा उन्होंने दोबारा इस काम में लगाया, और उसके बाद मालूम हुआ कि धोबन ने बताए थे 2 जोड़ी मोजे और चचा ने लिखे थे 4। धोबन उन्हें 2 अदद गिनती थी और चचा 4 अदद, यानी क्योंकि 2 जोड़ियां थी, लिहाजा एक जोड़ी को धोबन 1 गिन रही थी, जबकि चचा एक जोड़ी को 2 गिन रहे थे। इस पर फिर बेचारी धोबन के लते लिए गए, यानी फिर धोबन को बुरा भला कहा गया कि जोड़ी क्या मानी, कि जोड़ी क्या चीज होती है, 4 नहीं थे मोजे, यानी कहते हैं एक जोड़ी मोजे नहीं है, ये 2 मोजे हैं। यूं तो 4 रुमालों को भी 2 जोड़ी लिखवा दे तो ये हमारा कसूर होगा। कहता है इस तरह से तो फिर तुम 2 रुमालों को भी कह दो कि ये एक जोड़ी है, तो कहते हैं इससे मेरा कसूर है। लेकर इतना वक्त मुफ्त में जाया करवा दिया, सारी उम्र कपड़े धोते गुजर गई और अभी तक कपड़े गिनने का सलीका नहीं आया। यानी उसको बहुत बुरा भला कहते हैं कि तुमने सारी उम्र कपड़े धोते हुए गुजार दी, लेकिन तुम्हें अभी तक कपड़े गिनने का सलीका नहीं आता। 12 बजे धोबन आई थी, 4 बजे रुखसत हुई। चचा छक्कन फरागत पाने के बाद फहरिस्त चची को देने आए, बोले निपटा दिया हमने धोबन को। यानी पूरे 4 घंटे शोर शराबा, बेचैनी, अफरा तफरी फैलाकर चचा छक्कन जब फारिग हुए, धोबन चली गई, तो वो चची के पास आते हैं और बोलते हैं लो मैंने काम खत्म कर दिया, मैंने धोबन को कपड़े दे दिए। चची वैसे ही उनका शोर शराबा सुन रही थी, जली हुई थी, गुस्से में थी, बोली घर पर कयामत भी तो गुजर गई। यानी कहते हैं घर पर भी तो देखो क्या कयामत आई हुई है, कोई बच्चा नंग धड़ंग फिर रहा है। यानी जिस बच्चे को उस वक्त उन्होंने कहा था कि तुम अभी कपड़े उतार दो, मैं बाद में तुम्हें कपड़े देता हूँ, तो उस बच्चे से कपड़े उतरवा लिए थे, लेकिन उसे कोई नए कपड़े नहीं दिए थे, तो वो बेचारा अभी तक बगैर कपड़ों के फिर रहा था। कोई गुसल खाने में कपड़ों के लिए गोल मचा रहा है। कुछ बड़े बच्चे जो समझदार बच्चे हैं, जिनको एहसास था कि कपड़े उतार कर वो वैसे ही घर में नहीं फिर सकते, वो गुसल खाने में कपड़ों के लिए शोर मचा रहे थे। धोबन दुखिया अलग खसियानी होकर गई है, यानी धोबन बेचारी अलग शर्मिंदा होकर गई है, परेशान होकर गई है, तुमने उसको इतना बुरा भला कहा। आधा दिन बर्बाद करके किस मजे में कहते हैं कि निपटा दिया हमने धोबन को, यानी कहती है आपने आधा दिन बर्बाद कर दिया और आप कितने मजे से यह बात कह रहे हैं कि आपने धोबन को फारिग कर दिया। चचा चिढ़ गए, चचा को गुस्सा आ गया, बात तो सच थी लेकिन उन्हें गुस्सा आ गया। तुम्हें कभी फूटे मुंह से दांत के 2 लफ्ज कहने की तौफीक ना हुई, यानी कहते हैं तुमने कभी झूठे मुंह से भी मेरे लिए तारीफ के 2 लफ्ज नहीं कहे। चचा रूठ कर चारपाई पर पड़ रहे। चचा नाराज हो गए और चारपाई पर जाकर लेट गए। चची ने पूछा पाजामों में से अजार बंद भी निकाल लिए थे, यानी जो नाड़े होते हैं। चची पूछती है क्या आपने वो पजामों में से अजार बंद निकाल लिए थे। चचा की आंखें खुली, यानी आंखें खुलने का मतलब यह है कि उनको याद आता है कि मैंने तो अजार बंद नहीं निकाले थे, मगर जवाब ना दिया, मगर वो कोई जवाब नहीं देते। बड़े मुनासिब वक्त पर रूठ गए थे, यानी बड़े सही वक्त पर वो ऐसे जाहिर कर रहे थे कि नाराज हो गए, लेकिन असल में जवाब देने के लिए तो उनके पास था ही नहीं। इतने में फहरिस्त देखकर चची बोली, इतनी देर में वो फहरिस्त या वो लिस्ट जो चची को दे दी थी चचा ने, चची उसको देख रही थी, पढ़ रही थी, उसको देख के चची बोली और ये मेरी रेशमी कमीज कौन सी, यानी कहती है मेरी रेशमी कमीज कौन सी धोबन को दी है, हल्के फिरोजी रंग की, एक गजब खुदा का, मैंने तो वो इस्त्री करने को अलग रखी थी, यानी कहती है मैंने तो वो धोने के लिए रखी नहीं थी, मैंने तो वो इस्त्री करने के लिए निकाल कर रखी थी, कम वक्त 2 कोड़ी की कर लाएगी, यानी कहती है मेरी इतनी कीमती कमीज है और वो उसे पानी में डालकर उबालेगी और उसको इतने बुरे तरीके से धोएगी कि खराब कर देगी, और उसमें से मेरे सोने के बटन भी उतार लिए थे या नहीं। तो पुराने जमाने में रिवाज था कि जो अच्छे खानदानों की औरतें होती थी, अमीर खानदानों की औरतें होती थी, उनके पास सोने के बटन हुआ करते थे, तो वो अपनी कमीजों में लगा दिया करती थी, और कमीज जब इस्तेमाल नहीं करनी होती थी, नहीं पहननी होती थी, धोनी होती थी, तो कमीज से बटन उतार दिया करती थी। अब तक तो चचा की तेवरी चढ़ी हुई थी, यानी चचा गुस्से में थे। जैसे ही उन्होंने सोने के बटनों का सुना तो हड़बड़ा कर उठ बैठे, एकदम से चौंक कर उठे। बटन सोने के? तुम्हारे? तुम्हें मेरी कसम है वो तो नहीं उतारे हमने, यानी कहते हैं जो सोने के बटन थे तुम्हारे, क्या वाकई सच बोल रही हो? वो तो मैंने नहीं उतारे।
अब जूती पहनते हुए चचा बाहर भागे। अरे भाई चली गई धोबन, ओ बंधु चली गई धोबन, अरे मामी कहाँ गई धोबन, अरे दौड़ियो, अरे भाई जाना, पकड़ना, लेकर आओ, मुंह क्या तकते हो, सोने के बटन ले गई अम्मा, सोने के बटन, तुम्हारी चच्ची के, उसका घर किधर है, चौक से मुड़कर किधर को, अम्मा खोंचे वाले किसी धोबन को जाते देखा है, अरे भाई रेवड़ियों वाले कोई धोबन इधर तो नहीं गई, ओ भाई गंडेरियों वाले कोई धोबन दाएं हाथ को, इस तरफ को। अभी तक चचा बटन लेकर वापस नहीं आए। यानी बताया ये जा रहा है कि चचा ने अपनी जल्दबाजी की वजह से, अपनी बेवकूफी की वजह से सोने के बटन जो उतार कर धोबन को दे दिए थे, उसके बाद से वो अभी तक धोबन को तलाश कर रहे हैं, लेकिन बटन लेकर वापस नहीं आए। आसान तरीन अल्फाज में ये कहा जा सकता है कि वो सोने के बटन का नुकसान हो गया सिर्फ और सिर्फ चचा की लापरवाही की वजह से। जी, सबक तो हमारा मुकम्मल हो गया है। अब एक मर्तबा मशकी सवालात भी देख लेते हैं। सवाल नंबर 1 है, मंदरजा झेल सवालात के जवाबात तहरीर कीजिए। और इसका जुज़्व अलिफ है, चचा छक्कन को चच्ची 20 मर्तबा ये क्यों कह चुकी हैं कि घर के कामों में दखल ना दिया कर। तो हमने सबक पढ़ा और सबक के मुताबिक इस सवाल का जवाब ये बनता है कि चचा छक्कन को चच्ची 20 मर्तबा इस वजह से कह चुकी हैं कि वो घर के कामों में दखल ना दिया करें, क्योंकि चचा छक्कन जब भी कोई काम करते हैं तो खुद भी हलकान होते हैं और दूसरों को भी हलकान करते हैं। उनके काम शुरू करते ही घर में एक हड़बड़ी मच जाती है और वो काम कभी भी फायदे के लिए नहीं करते, बल्कि उनके काम करने से हमेशा नुकसान ही होता है। जुज़्व बे है, चच्ची ने धोबन से क्या कहा। तो इस सवाल का जवाब है, चच्ची ने धोबन से कहा कि आज उनका जी ठीक नहीं है, लिहाजा धोबन कल या परसों आ जाए तो चच्ची उसे मेले कपड़े दे देंगी। जुज़्व जीम है, चचा छक्कन ने कोठरी में दाखिल होने के बाद किस किस्म के अहकामात देने शुरू किए। तो हम इस सवाल का ये जवाब लिख सकते हैं कि चचा छक्कन ने कोठरी में दाखिल होने के बाद ऊंची आवाज में अहकामात देने शुरू कर दिए कि मेले कपड़े जमा किए जाएं और इन मेले कपड़ों को जमा करके दालान में इनका ढेर लगा दिया जाए। घर के तमाम कोने और ताक देख लिए जाएं। चारपाई के नीचे उन्होंने कुछ कपड़े रखे हैं, वो निकाल के ले आए। आतिशदान में मेला बनियान रखा है, वो ले आए। और इसके साथ साथ उन्होंने बांस पर एक कुर्ता लपेटकर जाले साफ किए थे, वो भी ले आए। अगला सवाल है, 5 मिनट में घर की क्या हालत हो गई। तो इस सवाल का जवाब है कि 5 मिनट में घर की ये हालत हो गई गोया वहां आंख मचोली खेली जा रही हो। हर शख्स इधर उधर भाग रहा था, कोई बिस्तर से कुश्ती लड़ रहा था तो कोई एक दूसरे से कपड़े खींच रहा था। इसके साथ साथ चच्चा का शोर शराबा भी जारी था और हर तरफ परेशानी और अफरा तफरी फैली हुई थी। अगला सवाल है, बच्चों ने कपड़ों को किस तरह अलग अलग किया। तो इस सवाल का जवाब यह है कि बच्चों ने कपड़ों को अलग करने के लिए एक साथ कपड़ों के ढेर में हाथ डाल दिया। अब एक साथ कपड़ों के ढेर में हाथ डालने की वजह से और जल्दी जल्दी काम करने की वजह से उनका आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया और उन्होंने कपड़ों पर खींचातानी शुरू कर दी। कोई कहता था ये कमीज मेरी है, कोई कहता था कि ये कुर्ता मेरा है। लिहाजा इस खींचातानी में बहुत से कपड़े फट गए। अगला सवाल है, चच्चा और धोबन में किस बात पर बहस छिड़ी और उसका नतीजा क्या निकला। तो हम इस सवाल का जवाब लिख सकते हैं कि चच्चा और धोबन में पहली ही कमीज पर बहस छिड़ गई। धोबन कहती थी कि ये कमीज छुट्टन मियाँ की है, जबकि चच्चा छक्कन बजिद थे कि ये कमीज बन्नों की है। अब जब उनके मुलाजिम बुंदू को बुलाकर पूछा गया तो उसने चच्चा छक्कन के खौफ से सही बात ना बताई और कहा कि बन्नों से ही पूछ लिया जाए। अब जब बन्नों को बुलाया गया तो बन्नों ने कमीज देखते साथ ही इनकार कर दिया, साफ इनकार कर दिया और कहा कि इतनी गंदी कमीज, फटी पुरानी कमीज उसकी नहीं हो सकती, ये कमीज छुट्टन मियाँ ही की है।
اگلا سوال، سبق کے آخر میں چچا چھکن گھر سے باہر کیوں بھاگتے ہیں؟ تو ہم اس سوال کا جواب لکھ سکتے ہیں کہ سبق کے آخر میں چچا چھکن پہلے تو چچی سے ناراضگی کا اظہار کر کے خاموش پڑے ہوتے ہیں، لیکن جب چچی کہتی ہیں کہ انہوں نے دھوبن کو ان کی وہ ریشمی قمیض دے دی ہے جس میں سونے کے بٹن لگے ہوئے تھے، تو وہ سونے کے بٹن واپس لانے کے لیے گھر سے باہر دوڑ لگاتے ہیں۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں سوال نمبر 3۔ سوال نمبر 3 ہے، مندرجہ ذیل الفاظ و محاورات کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ پہلا لفظ ہے بیسیوں مرتبہ۔ میں نے بیسیوں مرتبہ اپنے دوست سے ملاقات کی۔ دوسرا لفظ ہے ہلکان ہونا۔ میری امی گھر کے کام کر کر کے ہلکان ہو جاتی ہیں۔ تیسرا لفظ کھچ جانا۔ فراز کی غلط حرکتوں کی وجہ سے اس کے تمام دوست اس سے کھچ گئے۔ چوتھا لفظ دخل در معقولات۔ چچا چھکن کو دخل در معقولات کی عادت تھی۔ نمبر 5، غل مچانا۔ بچوں نے گلی میں کھیلتے ہوئے غل مچا۔ سوانگ بھرنا۔ احمد نے سوانگ بھر کر دوسروں کو دھوکہ دیا۔ اگلا لفظ جھک جھک۔ میرے دوست کو ہر بات میں جھک جھک کرنے کی عادت ہے۔ اگلا تردید کرنا، یعنی کسی بات سے انکار کرنا۔ جب میں نے احمد سے اس کی غلط حرکتوں کے بارے میں پوچھا تو اس نے اس کی تردید کر دی۔ منہ پھٹ۔ ہمیں منہ پھٹ لوگوں سے دور رہنا چاہیے۔ قیامت گزرنا۔ جوان بیٹے کی موت کی خبر سن کر ماں پر قیامت گزر گئی۔ سوال نمبر 5، مندرجہ ذیل جملوں کو ہے اور ہیں کی مدد سے مکمل کیجیے۔ اب ہم بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ ہے بڑیے کے ساتھ صرف لفظ کو ہم ہے پڑھتے ہیں، اور ہے کا لفظ ہم واحد الفاظ کے ساتھ یا وہ جملہ جہاں پر واحد کی علامات استعمال کی جا رہی ہوں ہم ہے استعمال کرتے ہیں، جبکہ جمع کے لیے ہیں کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اب دیکھتے جائیے کہ ہم کس جگہ پر ہیں لگائیں گے اور کس جگہ پر ہے۔ پہلا جملہ ہے چچا اس قدر ناشناسی سے کھچ جاتے ہیں۔ اب چچا اس جملے کے اندر واحد ہیں، اس کے باوجود ہم لفظ ہیں لگا رہے ہیں، تو ہیں کا لفظ لگانے کی یہاں پر وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات ہم کسی شخص کے لیے اگر عزت سے ادب سے اس الفاظ استعمال کرتے ہیں تو وہاں پر بھی ہم ہے کی جگہ پر ہیں لگاتے ہیں۔ دوسرا، چچا جان بولے کیا بات ہے۔ تیسرا، بچے کپڑے ڈھونڈ رہے ہیں۔ چوتھا، آج چچا نے قسم کھا لی ہے۔ پانچواں، بچے شوق سے کہانیاں سنتے ہیں۔ چھٹا، قصور کرنے والے کو قصوروار کہتے ہیں۔ ساتواں، اس کے پاس 3 جوڑے جرابیں اور 1 رومال ہے۔ اب یہاں پر یاد رکھیے ہے کا لفظ ہم رومال کے لیے لگا رہے ہیں جو کہ صرف ایک ہے، پورے جملے کے لیے یہ لفظ یہاں پر نہیں لگ رہا۔ سبق میں موجود آخری سوال ہے، مندرجہ ذیل ضرب الامثال کو درست کیجیے۔ تو پہلی ہے تازہ کڑھی میں ابال آیا، یہ غلط ضرب المثال دی ہوئی ہے، صحیح ہے باسی کڑھی میں ابال آیا یا ابال آنا۔ کم خواب میں ریشم کا پیوند، درست کر کے ہو جائے گا کم خواب میں ٹاٹ کا پیوند۔ جتنی چادر دیکھیے اتنے ہاتھ پھیلائیے، جتنی چادر دیکھیے اتنے پاؤں پھیلائیے۔ لوہا نہ روڑے جو لاہے سے لٹھم لٹھا، درست ہے سوت نہ کپاس کولی سے لٹھم لٹھا۔ ہم بھی ہیں 5 شہزادوں میں، درست ضرب الامثال ہے ہم بھی ہیں 5 سواروں میں۔ بخشو خالہ بلی چوہا بھوکا ہی بھلا، درست ہے بخشو خالہ بلی چوہا لنڈورا ہی بھلا۔ ماروں ہاتھ پھوٹے پاؤں،
दुरुस्त है, मारूं घुटना, फूटे आंख। काजी के दफ्तर के चूहे भी पुराने। दुरुस्त सरबुल अमसाल है, काजी के दफ्तर के चूहे भी सियाने। अगली सरबुल मिसल है, आंख ओझल शहर ओझल, जो कि बिल्कुल गलत है। दुरुस्त सरबुल मिसल है हमारे पास, आंख ओझल पहाड़ ओझल। आखिरी सरबुल मिसल, 4 दिन की चांदनी फिर पुरानी रात। तो दुरुस्त हो जाएगी 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। इसके साथ ही हमारे आज के सबक का इख्तिताम होता है। उम्मीद है कि आपको सबक अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर आपको अभी भी कोई बात समझ नहीं आई, आपका कोई भी सवाल है, तो आप सवाल कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए, मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।